हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या है ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, क्यों कहते हैं इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इसको दूसरे और क्या क्या नाम है, क्या है ये बाकर-नाथन इफेक्ट, क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बन फ्री रेडिकल, और उसके साथ साथ अल्कीन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम इस इफेक्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये इसका इंपॉर्टेंस जेई नीट सीटी एग्जाम में, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। चलिए अभी चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो सबसे पहले हाइपर, यू नो वेरी वेल अबाउट द वर्ड हाइपर। किसको कहते रहे बच्चों, हम किसी को कहते तू तो बड़ा हाइपर है यार, उसके पापा तो बड़े हाइपर है। हाइपर है मतलब क्या है, दिमाग से वो क्या बोल सकते हैं हम, जरूरत से ज्यादा वो टेंशन लेते हैं तो हम उसको क्या कहते थे, हाइपर। उसी तरह हाइपर मतलब क्या होता है, मोर, मोर मतलब ज्यादा। हमने इसके पहले का इफेक्ट देखा था बच्चों रेजोनेंस, और रेजोनेंस में हमने 3 कंडीशन देखी थी बच्चों। कौन सी कंडीशन, एक तो वहां पे क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन थी। दूसरा, निगेटिवली चार्ज एटम डबल बॉन्ड को अटैच्ड होना चाहिए, या पॉजिटिवली चार्ज एटम डबल बॉन्ड को अटैच्ड होना चाहिए, या लोन पेयर वाला एटम डबल बॉन्ड को अटैच्ड होना चाहिए, या लास्ट कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्री रेडिकल शुड अटैच टू डबल बॉन्ड, देन एंड ओनली देन इट शोज द रेजोनेंस। और रेजोनेंस को हमने दूसरा नाम दिया था पाई पाई कॉन्जुगेशन, और रेजोनेंस को ही, और ये जो सारे हैं इन्हीं को हम कहते थे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ध्यान में रखेंगे बच्चों, इसको ही हम कहते हैं कौन सी सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कीप इन योर माइंड, ये जो सारी सिस्टम्स है बच्चों, इन सारी सिस्टम को हम कौन सी सिस्टम कहेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। अब ये सारी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉ करूं, जैसे कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे लगे हैं 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन को लगे हैं बच्चों 3 हाइड्रोजन। अब मैं आपको अगर पूछूं क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो आप चेक करिए, इज इट अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज एटम शुड बी अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, then and only then it is a conjugated system and it can show the resonance। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे क्या ये पॉजिटिवली चार्ज एटम डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच्ड है बच्चों, क्या है कि नहीं है, नहीं है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा, मतलब ये स्टेबल हो नहीं होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है whenever any atom carry any charge it becomes अनस्टेबल। क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है जब किसी के ऊपर क्या आता है, कोई चार्ज। अब इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये अनस्टेबल है। तो क्या होगा, क्या ये अभी अनस्टेबल स्टेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल है, ये भी हाथ नहीं बनेगा, बोलेगा मेरे को तोड़ने के लिए पाए नहीं तो मैं इसका हाथ तोड़ूंगा, सॉरी हाथ नहीं, क्या तोड़ूंगा, सिग्मा, क्योंकि हमें पता है सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना, सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर उसको स्टेबल होना है तो इसको अपने सिर पे लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज हटाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा बच्चों, स्टेबल। और इसीलिए ये कार्बन क्या करता है, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं केमिस्ट्री इज इलॉजिकल सब्जेक्ट, इसीलिए मैं हर एक चीज के पीछे आपको लॉजिक बताऊंगा। केमिस्ट्री आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। केमिस्ट्री में आप 180 आउट ऑफ 180 नीट में ला पाएंगे, 99.9% आप जेई में ला सकेंगे, सीटी में ला सकेंगे। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यह है हमारा कार्बन, और आप गौर से देख सकते हैं इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो अनस्टेबल है। अब क्या होता है ना, जब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसके पास के इलेक्ट्रॉन कोई तो भी छीन के लेके जाता, और अगर इसके पास के इलेक्ट्रॉन छीन के लेके गया तो ही उसी की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज। और इसकी ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल क्या हो गई है, वैकेंट। अब इसकी ऑर्बिटल वैकेंट हो गई और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आया है। अब मुझे आप बताइए
क्या होगा, इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करता, बाजू वाले कार्बन को बोलता भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। अब बाजू वाला बोलता एक काम कर, मैं रुकता। वो किसको मांगता है, हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1 और कार्बन की कितनी है 2.5। तो किसकी ज्यादा है बच्चों, कार्बन की। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन के ऊपर। और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। एक्चुअली ये जो बॉन्ड है इट वाज अ सिंगल बॉन्ड, और हमें पता है सिंगल बॉन्ड को ही हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, आप बचपन से जानते हो, बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। तो ये इसकी एक ऑर्बिटल होंगी और हाइड्रोजन की 1s की एक ऑर्बिटल होंगी, ये हाइड्रोजन की। इन्होंने दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, इधर शेयर, और उनके शेयरिंग यहाँ पे बना बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये जो ऑर्बिटल है इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। ध्यान रखेंगे बच्चों, इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। और ये जो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब क्या होगा इस केस में, आप ध्यान देंगे, अब अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, कार्बन के ऊपर। और इस कार्बन के ऊपर आएगा बच्चों निगेटिव चार्ज। ये 2 हाइड्रोजन इसको लगे हैं, इस कार्बन के ऊपर इधर आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये है उसकी वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये हमने CH बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन के ऊपर अभी कौन सा चार्ज आया बच्चों, निगेटिव चार्ज। आप ध्यान में रखेंगे, ये हो गया इसका निगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से कौन छोड़ के गई है, ऑर्बिटल। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, कार्बन पे आया निगेटिव और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव, और यहां से कौन छोड़ के गया, H पॉजिटिव। और ये जो कार्बन है इसके ऊपर है अभी निगेटिव चार्ज, और ये है उसकी लोन पेयर, और यहाँ पे लगे हैं इसको 2 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बताइए। अब ये कार्बन के ऊपर निगेटिव है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, और इसको लगे हैं 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन पे है निगेटिव चार्ज। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया, कार्बन। और ये जो ऑर्बिटल थी इसका नाम था कौन सी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। और ये जो ऑर्बिटल है ये है वैकेंट p ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल है बच्चों, वैकेंट p ऑर्बिटल। ये वैकेंट p ऑर्बिटल और ये है सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। अब इन 2 ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैप, और ये बॉन्ड बनाने के लिए लगने वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यही एटम देगा। और अगर यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बना तो ये 2 हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख रहा हूं, और इसके ऊपर का ये जो है हमने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बच्चों, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका जो निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन है ये, और इसकी वाली ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इनके बीच में इस तरीके से ओवरलैप होगा, पॉजिटिव निगेटिव को कैंसिल कर देगा और इनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव अब जैसा के वैसा। और इस तरीके से इस मॉलिक्यूल को मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा, और ये H पॉजिटिव बेचारा जैसा के वैसा। और इस तरह से इस कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हट जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हटने से वो हो जाएगा स्टेबल। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी ये स्टेबल हो गया, लेकिन इसको स्टेबल बनने के लिए हमें पता है ये ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी था। अब लेकिन ये बना जो क्या बना, पाई। टूटा कौन बच्चों, सिग्मा, और बना कौन, पाई। तो समझ गए, इसीलिए इस इफेक्ट को कहते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हमने एक नाम दिया था बच्चों रेजोनेंस को। रेजोनेंस में हमने देखा था देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन।
जब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हम उसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक क्या होता था, अभी तक हमने देखा कि पाई टूटता था, पाई बनता था रेजोनेंस में, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता था बच्चों, डीलोकलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आप गौर से देखो, क्या टूटा है इसका सिग्मा और क्या बना है पाई। ध्यान रखेंगे वंस मोर, क्या टूटा है सिग्मा और क्या बना है पाई, और इसीलिए हम इसको कहेंगे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हुआ है बच्चों, गौर से देखो, ड्यू टू द व्हाट, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ओवरलैप। ये है कौन सी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, और ये कौन सी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल और वैकेंट पी ऑर्बिटल के बीच में क्या होने से, ओवरलैप होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन। तो ध्यान रखिए बच्चों, देयर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल और वैकेंट पी ऑर्बिटल, इनके बीच में ओवरलैप होने की वजह से वहां पे क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। किसका डीलोकलाइजेशन हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया बच्चों। और इसीलिए हम क्या कहेंगे, देयर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द ओवरलैप बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल, और इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या हो गया, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, जस्ट बिफोर वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, ये थी कौन सी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसी को कहा गया है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर क्यों कहा बच्चों, वहां पे कॉन्जुगेशन ना होने के बावजूद भी उन्होंने कॉन्जुगेशन किया, इसीलिए उसका नाम रखा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि वहां पे कॉन्जुगेशन नहीं था, लेकिन कॉन्जुगेशन ना होने के बावजूद भी वहां पे कॉन्जुगेशन किया गया, और इसीलिए हमने उसका नाम रखा हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ गए बच्चों, क्यों इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहा गया, या क्यों इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहा गया। क्यों कहा गया बच्चों सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, क्योंकि क्या टूट रहा है सिग्मा और क्या बन रहा है पाई। सिग्मा टूट रहा है, पाई बन रहा है, इसीलिए नाम रखा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और ये इफेक्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बाकर नाथन, और इसीलिए इसका नाम रखा गया बाकर नाथन इफेक्ट। क्या नाम रखा गया बच्चों, बाकर नाथन इफेक्ट। तो कीप इन योर माइंड, दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड which effect, बाकर नाथन इफेक्ट। तो दिस इज अबाउट अवर टॉपिक, that is the sigma pi conjugation effect or Baker-Nathan effect, और it is also called hyper conjugation effect। अब ये जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको हम शॉर्ट में ड्रॉ करते हैं। जैसे बच्चों ये कार्बोकटाइन था, और इस कार्बोकटाइन को 2 हाइड्रोजन लगे थे, और इस कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं। कितने हाइड्रोजन है, 3। फिर क्या किया बच्चों, ध्यान में रखना, कार्बोकटाइन के बाजू का जो पहला कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो लगे हैं उनको कहते हैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन। तो आप गौर से देख सकते हो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 3। और अगर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो आप अभी मुझको बता सकते हो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। अभी अभी हमने देखा बच्चों, ये इसने क्या किया, ये बॉन्ड तोड़ा है ना। इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए बलिदान किसने दिया, इलेक्ट्रॉन की आहुति किसने दी बच्चों, अपना इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इस बेचारे हाइड्रोजन ने दिया। और क्या हुआ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। हमारा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कार्बन, इसके ये है 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन और इसके है ये 2 हाइड्रोजन, और ये H, मैं इसको H1 कहता हूं बच्चों, ये H1। तो ये H1 है, H2 H3 जैसा के वैसा। अब H1 ने क्या किया, इधर निगेटिव,
और इधर पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बेचारा H1 भी तो एटम ही है ना, इसको स्टेबल करने के लिए खुद अनस्टेबल होगा। थोड़ी देर के बाद बोलेगा मेरे को भी स्टेबल होना है, मेरे को भी स्टेबल होना है, तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिवर्स। ये फिर से बॉन्ड टूट जाएगा, फिर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और फिर से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, जिस तरह रेजोनेंस में हुआ था। क्या हुआ था रेजोनेंस में, याद आ रहा बच्चों आपको, उसकी टोपी उसके सर, उसकी बैग उसके सर। उसी तरह यहाँ पे भी एक निगेटिव पहले एक कार्बन पे रहता था, फिर शिफ्ट होके दूसरे के, फिर उधर से शिफ्ट होके पहले पे, फिर इधर से शिफ्ट होके दूसरे पे। उसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इधर से हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन से कार्बन के ऊपर, ये चालू रहेगा। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायरेक्शनल एरो, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ध्यान में रखेंगे बच्चों, इसी इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कीप इन योर माइंड बच्चों, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो और ये जो है इनको कहते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे ना बच्चों, इसी को हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन अब क्या होगा, जब सेकंड टाइम जब ये कार्बोकैटायन हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा, तो क्या इसी हाइड्रोजन के ऊपर जाएगा, जाएगा क्या बताओ। समझो एक बच्चा, एक भाई था, एक 4 भाई थे, एक का नाम था X और दूसरे का नाम था Y, Z और P। अब क्या हो गया, X एडमिट हो गया, X का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब उसके साथ रहने के लिए एक जन जाना पड़ेगा। तो पहले दिन कौन जाएगा हॉस्पिटल में सोने के लिए, Y। फिर दूसरे दिन कौन जाएगा, Y जाएगा कि Z जाएगा, आप ही बताइए बच्चों, कौन जाएगा, Z। ये रात भर रहेगा, वापस आएगा। फिर दूसरे दिन कौन जाएगा सोने के लिए, Z। फिर तीसरे दिन कौन जाएगा, P। फिर चौथे दिन कौन जाएगा, Y। फिर Z, फिर Y, ऐसे चलते रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, टू मेक इट स्टेबल। उसी तरह यहाँ पे भी पहले दिन कौन गया था बच्चों, हाइड्रोजन नंबर 1। अब दूसरे दिन क्या होगा जी, दूसरे दिन कोई दूसरा जाएगा, कौन जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब गया हाइड्रोजन नंबर 2, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन नंबर 1 और 3 एज इट इज। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरे दिन फिर से ये वापस आएगा, फिर से ये ऐसा बनेगा। अब कौन जाएगा, अब जाएगा हाइड्रोजन नंबर 3। अब हाइड्रोजन नंबर 3 गया, ये हाइड्रोजन नंबर 1, 2 जैसा कि वैसा, इधर डबल बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन नंबर 1, ये हाइड्रोजन नंबर 2। गया कौन अभी, हाइड्रोजन नंबर 3, जिसके ऊपर अभी आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एंड दिस 3 आर द व्हिच स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दिस वे हमें 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिले हैं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव, this is the second structure we have, and this one is the third structure, and this effect is the hyperconjugation effect or hyperconjugating structure. तो अभी क्या हुआ ना बच्चों, अब इसको स्टेबलाइज, जैसे वो जो बच्चा था जो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके 3 भाई थे। अब क्या हुआ, तो उसको 15-20 दिन अगर भी रहना पड़ा तो क्या होगा, ये बारी बारी से जाते रहेंगे। लेकिन 2-3 महीना रहना पड़ा तो क्या होगा, इनके भी जान पे आ जाएगा। बोलेगा रहे तू अकेला ही रहे, तू ही तेरा थोड़ा संभाल ले, हम तेरे को 2-4 दिन के बाद मिलने को आते रहेंगे, ऐसा बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको 10-12 भाई रहे तो क्या होगा, अब ये पहले दिन जाएगा, वो दूसरे दिन, वो तीसरे दिन, वो चौथे दिन, वो 5वें दिन, वो, ठीक है। फिर इसका नंबर कितने दिन बाद आएगा, 10 दिन। तो अगर महीना भर भी रहने का काम गिरा तो इसको पता है 10 दिन के बाद जाना है, तो वो चलते रहेगा, और इसको अच्छी सर्विस मिलेंगी हॉस्पिटल में कि भाई कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी हॉस्पिटल में स्टेबिलिटी ज्यादा कब रहेंगी, जब उसको संभालने वाले कैसे रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो सेम इज द कंडीशन हियर, यहाँ पे भी इसको स्टेबलाइज करने का कार्य अगर हम देखेंगे तो कौन कर रहा है, कार्बोकैटायन के बाजू का जो कार्बन है अल्फा कार्बन, और उस पे लगे हुए जो हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन को हम कहते हैं कौन से हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। एक बात गौर से ध्यान में रखना बच्चों, कार्बोकैटायन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन कार्बोकैटायन के बाजू के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कार्बोकैटायन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ही हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। कार्बोकैटायन के बाजू के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। जो बोलते ना आम के पत्ते किसको बोलते हैं, आम के पेड़ के लगे हुए पत्तों को ही हम आम के पत्ते कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे, अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ही अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। और अल्फा कार्बन कौन है,
कार्बोकैटायन को लग के जो पहला कार्बन है दैट इज द अल्फा कार्बन। तो आप मुझे बताएंगे हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 3। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज्यादा इस कार्बोकैटायन की क्या रहेंगी बच्चों? स्टेबिलिटी। तो इसलिए एक ग्रेट कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों कॉन्सेप्ट? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, stability of carbocation is directly proportional to the number of alpha hydrogen. Stability of carbocation is directly proportional to the number of alpha hydrogen. जैसे जैसे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। As the number of alpha hydrogen increases, stability of carbocation also increases. As the number of alpha hydrogen decreases, stability of carbocation also decreases. तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इस तरह ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएंगी। और आप इसमें देख सकते हो बच्चों, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिर्फ 3। ठीक है, तो ये हो गए इसकी स्टेबिलिटी। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसको कहेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आशा करता हूं आपको समझ गया होगा। अब हम आगे के टॉपिक के ऊपर चलते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये है कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आप मुझे गौर से बताएंगे बच्चों कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है। आई वॉन्ट टू नो द टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है बच्चों। क्या कॉन्सेप्ट है? कार्बोकैटायन के बाजू का जो पहला कार्बन है दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो इज इट अल्फा कार्बन? कार्बोकैटायन के बाजू का पहला है, हाँ। इज इट अल्फा कार्बन? यस, कार्बोकैटायन के बाजू का पहला कार्बन है तो इट इज अल्फा कार्बन। इज इट अल्फा कार्बन? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी कार्बोकैटायन के बाजू का पहला कार्बन है, सो इट इज आल्सो अल्फा कार्बन। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये कार्बन के बाजू का पहला कार्बन, कार्बन के बाजू का पहला, कार्बन के बाजू का पहला, और इस पे लगने हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है जी? 3। इधर कितने हैं जी? 3। इधर कितने हैं जी? 3। तीनों पे कितने हैं जी? 3 3 3। तो टोटल कितने हो गए? 9। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इन ऑल देयर आर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन। उसके साथ साथ अब हम दूसरा वाला देखते हैं, यह है कार्बोकैटायन, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे यह है इसको लगे हुए हाइड्रोजन, यह है इसको लगे हुए हाइड्रोजन, और यह है इसको लगा हुआ हाइड्रोजन। गौर से देखो बच्चों इस कार्बन को भी, आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये कार्बन को कितने हाइड्रोजन लगे हैं? अच्छा, ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, क्योंकि कार्बोकैटायन के बाजू का कार्बन। इस पे 3, इस पे 3, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं इसको देखूं तो अभी हमने इसको पहले ही देखा था, इसमें सिर्फ एक अल्फा कौन है? कार्बन है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसको अगर देखूं तो क्या कोई मुझे बता पाएगा बच्चों इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? गौर से देखना इसको, क्या दिख रहा है आपको कोई अल्फा हाइड्रोजन? नहीं। आप बोलेंगे 3 है, 3 है क्या? कार्बोकैटायन के बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है, कार्बन ही नहीं तो कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, आम का पेड़ ही नहीं तो क्या पत्ते कैसे लगेंगे? तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो इसलिए इसके पास है 0 अल्फा हाइड्रोजन। और अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है बच्चों कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। किसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा? इसके। तो इसीलिए इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा है। कौन है बच्चों? हमने देखा था कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर होता है तो हम उसको कार्बोकैटायन कहते हैं, और स्पेशली कार्बन के ऊपर है तो इसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे। तो कीप इन योर माइंड दिस इज द कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन रहेगा, दिस इज द कार्बोकैटायन। लेकिन आप गौर से देखिए बच्चों, ये कार्बन डायरेक्टली 3 अदर कार्बन को अटैच्ड है। ऐसे कार्बन को कहते हैं टर्शरी कार्बन, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन, सो इट इज कॉल्ड अ टर्शरी कार्बन। इसको अगर देखेंगे तो इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन, सो इट इज द सेकेंडरी कार्बन। This carbon is directly attached to only 1 other carbon, so it is the primary carbon, and this is the, just I can say it is the methyl carbocation। ये है बच्चों मिथिल कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा
अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन से कार्बन की स्टेबिलिटी है? टर्शरी कार्बन, और इसीलिए हम इसको कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, इसको कहेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन को ही दूसरा नाम है बच्चों कार्बोनियम, कार्बोकटायन को ही दूसरा नाम है कार्बोनियम। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन और इट इज आल्सो कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम। तो यहाँ पे है 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? 9। और ये कार्बन कौन सा कार्बोकटायन है? टर्शरी, और इसीलिए हम हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में सबसे ज्यादा अगर स्टेबल कोई कार्बोकटायन है तो वो है टर्शरी कार्बोकटायन, उससे कम अगर कोई कार्बोकटायन है तो वो है सेकेंडरी कार्बोकटायन, ठीक है। उससे भी कम अगर कोई कार्बोकटायन स्टेबल है तो वो है बच्चों प्राइमरी, क्योंकि ये एक को ही लगा है तो प्राइमरी कार्बोकटायन, और उससे भी कम अगर स्टेबल है तो इट इज द मिथिल कार्बोकटायन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो ध्यान रखेंगे अमॉन्ग दिस डिफरेंट कार्बोकटायन व्हिच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल? टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन। और इसमें आप अगर देखेंगे ना बच्चों स्टेबिलिटी में, ये कार्बोकटायन को कौन स्टेबल कर रहा है? गौर से देखो, कार्बोकटायन है बच्चों वो अनस्टेबल है, उसको स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन। और गौर से अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है इसको? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हाइड्रोजन का ऐसा हवा से फेंक के इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नहीं, कहां से दे रहा है रे बच्चों? वो कार्बन थ्रू दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन थ्रू दे रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देने में किसका किसका हाथ है? हाइड्रोजन का और कार्बन का। और इसीलिए क्या सिर्फ ये अकेला हाइड्रोजन दे रहा है? नहीं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो मतलब ये सारे उसको क्या दे रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये कौन है रे बच्चों? ये है CH3, और इसको हम कहते हैं मिथिल, और इनको जनरल में कहते हैं अल्किल। मतलब ये अल्किल क्या करते हैं? इसको क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्किल ग्रुप। के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अल्किल ग्रुप किसी को जरूरत गिरने के बाद क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और इसीलिए हम कहेंगे कि अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। अल्किल ग्रुप कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं। उनका नेचर होता है क्या करने का? इलेक्ट्रॉन देने का उनका नेचर होता है। और इसलिए आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों? अल्किल ग्रुप्स आर, ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे बच्चों, अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखना है आपको बच्चों। ये ग्रेट कॉन्सेप्ट, क्यों कहते हैं अल्किल ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, क्यों अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा बच्चों, अब कहां से इलेक्ट्रॉन लाए हैं इन्होंने तोड़ के? सिग्मा बॉन्ड से। और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ क्यों गए? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम, और इसीलिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके तरफ गए? कार्बन की तरफ। हमें पता है बच्चों, द स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कार्बन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कौन सा इफेक्ट हो रहा है बच्चों? यहाँ पे हो रहा है कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि देयर इज व्हिच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। और इसीलिए हम कहेंगे ये अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ड्यू टू व्हिच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे रीजन में लिखेंगे ड्यू टू व्हिच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। तो कीप इन योर माइंड बच्चों, क्या है? अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही अल्किल ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं ड्यू टू व्हिच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, अल्किल ग्रुप्स जो है वो अल्किल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है
ड्यू टू विच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, और वी कैन से इट इज द कार्बोनियम का ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है बच्चों? टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और सबसे लास्ट वाला अगर है तो वो है कौन सा कार्बोकटायन? मिथिल कार्बोकटायन। और ये ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बच्चों? अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू विच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखा। अब जैसे कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है ना बच्चों, वैसे कार्बन फ्री रेडिकल भी जो है वो भी अनस्टेबल होता है। और वहां पे भी क्या होता है ना बच्चों, कार्बन फ्री रेडिकल की बात अगर करें तो हमने कल या परसों देखा था कि भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि उसका क्या कंप्लीट नहीं होता? ऑक्टेट। क्योंकि उसको की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। किसको? कार्बन फ्री रेडिकल को। क्या की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। सो इट हैज अ नीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है? ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है ना? कैसे टूटेगा? हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, व्हेन इनकमिंग इज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन। जब आने वाला फ्री रेडिकल होता है तो मॉलिक्यूल का कौन सा फिशन होता है? होमोलिटिक फिशन। ये कार्बन है, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए, और ये कार्बन है, इसको कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। तो इसमें से 3 में से ये इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन, और वो बॉन्ड टूटा। कैसे टूटा? होमोलिटिकली। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है व्हेन इनकमिंग इज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन। तो इसका होमोलिटिक फिशन हो गया, और इसका होमोलिटिक फिशन होके इसने अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर दिए? शेयर कर दिए। और एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करने से इनके बीच में यहाँ पे बन गया बॉन्ड, और ये बन गया बॉन्ड। और इस तरीके से पहले हाइड्रोजन नंबर 1 जाएगा, फिर हाइड्रोजन नंबर 2 जाएगा, फिर हाइड्रोजन नंबर 3 जाएगा। उसी तरह जिस तरह कार्बोकटायन में हमने देखा था, और उसी तरह हम इसको कौन सा कार्बन कहेंगे बच्चों? अल्फा कार्बन। और उस पर रहने वाले हाइड्रोजन को हम कहेंगे कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ज्यादा इस कार्बन फ्री रेडिकल की क्या रहेगी? स्टेबिलिटी। और इसीलिए हम क्या कहेंगे बच्चों? कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कब ज्यादा बढ़ेगी? जब अल्फा हाइड्रोजन कैसे रहेंगे? ज्यादा। और इसीलिए हम कॉन्सेप्ट यहां पे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल इज directly proportional to the number of alpha hydrogen. As the number of alpha hydrogen increases, तो stability of carbon free radical increases. As the number of alpha hydrogen decreases, तो stability of carbon free radical decreases. And so what I can say, stability of carbon free radical is directly proportional to the number of alpha hydrogen. Stability of carbon free radical is directly proportional to the number of alpha hydrogen. As the number of alpha hydrogen increases, stability of carbon free radical also increases. Clear है सब लोग? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो this is about the stability of carbon free radical and the number of alpha hydrogen. अब ये चीजें देखने के बाद हम थोड़ी आगे की चीज यहाँ पे देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे देखो तो किसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे? अभी अभी हमने देखा है बच्चों, किसमें? टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल में क्या रहेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा। कितने रहेंगे? 9। उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों? सेकेंडरी। उसमें कितने रहेंगे? सेकेंडरी में रहेंगे कितने? 6। उसके बाद कौन सा आएगा बच्चों? प्राइमरी। प्राइमरी में कितने रहेंगे रे? प्राइमरी में रहेंगे 3। और उसके बाद आएगा methyl free radical. So order of stability of free radical is tertiary carbon free radical is more stable than secondary carbon free radical, is more stable than primary carbon free radical, is more stable than methyl carbon free radical, and this is about the order of stability of carbon free radical. Tertiary is greater than secondary, is greater than primary, is greater than methyl carbon free radical.
and this is complete about the order of stability of carbon free radical. Now after studying this order of stability of carbon free radical, अब हम देखेंगे order of stability of carbanion. Stability of carbanion. अब आप मुझे बताएंगे बच्चों, कार्बेनियन मतलब कौन होता है? कार्बन कैरिंग निगेटिव चार्ज। कार्बन कैरिंग निगेटिव चार्ज को कहते हैं बच्चों हम कार्बेनियन। तो कार्बेनियन कौन सा स्टेबल होता है? जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये फिर से वही एग्जांपल में दे रहा हूं। हमने अभी देखा है कि ये कार्बन को अगर अल्किल ग्रुप लगे हैं तो ये अल्किल ग्रुप का क्या नेचर होता है? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। और हमने देखा है कोई भी एटम के ऊपर जब चार्ज आता है तो एटम के ऊपर चार्ज आने की वजह से वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल। क्यों होता है अनस्टेबल? उसके ऊपर क्या आने से? चार्ज। यहाँ पे भी इस एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है, वो अनस्टेबल होता है। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो डेफिशिएंट होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेने से स्टेबल होता है। और निगेटिव चार्ज आता है तब भी वो अनस्टेबल होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल होता है। ध्यान में रखेंगे बच्चों, निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा? निगेटिव चार्ज वाला अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके पास ज्यादा के इलेक्ट्रॉन है। वो स्टेबल कब होगा? वो ज्यादा के इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तब वो स्टेबल होगा। सेम इज द कंडीशन हियर। यहाँ पे भी अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको ज्यादा के इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और अगर इसको ज्यादा के इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा? ज्यादा के इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये क्या करेगा, है ना? ये बोलेगा ये कार्बन को, ले रे भाई मेरे इलेक्ट्रॉन। तो क्या ले लेगा? हमें तो पता है ये है अल्किल ग्रुप, और अभी अभी हमने देखा है अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ऐसे होते हैं बच्चों अल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है। ये बोलेगा इनको ले रे इलेक्ट्रॉन, और ये बोलेगा इनको ले रे इलेक्ट्रॉन। ये भी रीच, वो भी रीच। हमारा कॉन्सेप्ट है रीच रीच रिपल्शन। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? रीच रीच रिपल्शन। तो इनके बीच में यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, है ना? तो अभी तक ये अल्फा हाइड्रोजन के वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल रहा तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती थी, लेकिन अभी क्या होगा? यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, क्या होंगी बच्चों? कम होंगी। किसकी स्टेबिलिटी कम होंगी? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसीलिए अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी कम, क्योंकि ये उसको इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहे? स्टेबल नहीं कर रहे। क्या कर रहे? अनस्टेबल। और इसीलिए हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन क्या होगी? कम होगी। और इसीलिए क्या होगा? किसमें ये कार्बेनियन के बाजू का जो कार्बन होता है दैट कार्बन इज द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे यहाँ पे लगे हाइड्रोजन, और इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम काय में रहेंगी? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रहेंगे। और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में रहेंगी? जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम रहेंगे। तो कार्बेनियन सबसे ज्यादा किस में रहेंगे? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम। कम किस में है जी? हमने देखा था बच्चों मिथिल कार्बेनियन में क्या है? हाइड्रोजन सबसे कम है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने थे? 0 थे। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेंगी? ज्यादा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ध्यान में रखेंगे बच्चों, किसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? कार्बेनियन। तो कार्बेनियन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? मिथिल कार्बेनियन सबसे ज्यादा स्टेबल। उससे थोड़ा कौन है? मिथिल के बाद कौन आता है? इथिल कार्बेनियन। ध्यान रखेंगे, मिथिल के बाद कौन सा कार्बेनियन आएगा? इथिल कार्बेनियन। अब इथिल कार्बेनियन के बाद नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा? इथिल के बाद आएगा ये सेकेंडरी वाला। ये प्राइमरी था और ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया टर्शरी। टर्शरी की स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। तो ये है, इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन,
इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें है 9 अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस इज अबाउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। तो अभी अभी हमने बहुत सारी बातें बच्चों जान ली है, ठीक है। कार्बोकैटायन है तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी मिथिल, मिथिल कार्बन फ्री रेडिकल है तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, लेकिन कार्बेनियन है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। मिथिल कार्बेनियन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन आप सबको पता है बच्चों, अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसको सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं, लेकिन अगर इसमें का एक आधा हाइड्रोजन निकाल के अगर इधर डबल बॉन्ड बनाया जाए तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो बाजू का पहला कार्बन होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे लगे हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उनको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं बच्चों, CH, और ये CH बॉन्ड तोड़ के ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, और इस तरह यहाँ पे भी वो सिग्मा बॉन्ड तोड़ के कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सिग्मा टूट के पाई बनता है, और इस तरह यहाँ का पाई उधर चला जाता है और वहां से हाइड्रोजन निकला वो इधर लग जाता है। तो इस तरह ये भी क्या शो कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। गौर से देखो बच्चों, यहाँ से क्या टूटा, यहाँ से टूटा सिग्मा और यहाँ पे क्या बना, पाई, और इसीलिए इसका नाम रखा है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये भी कार्बोकैटायन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन और उस पे लगे हुए जो हाइड्रोजन होते हैं ना बच्चों, उसको कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। गौर से देखिए बच्चों, इसको कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हम क्या कहेंगे, इसकी कुछ स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे भी मैं CH3 लगा दूं तो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 बराबर। तो इसमें भी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेंगी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन is directly proportional to the number of alpha hydrogen। ध्यान में रखेंगे बच्चों, अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेंगी काय के ऊपर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ते जाएंगे अल्कीन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए अल्कीन की स्टेबिलिटी भी कम होगी। और कौन से अल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, आप देखेंगे जब डबल बॉन्ड को कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे रहेंगे बच्चों, 4। गौर से देखिए बच्चों, कार्बोकैटायन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू का जो पहला कार्बन है वो अल्फा, डबल बॉन्ड के बाजू का पहला अल्फा अल्फा, तो 3 3 6 और 6 12, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। अब हम इसी को ऐसा ही ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको भी बाकी के भी समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको हटा देते हैं तो अब कितने हो गए बच्चों, 3 है ना, कितने हो गए अभी 3। अब इसमें से इसको हटा देते हैं, अब कितने हो गए 2। अब इसको हम ऐसा ले लेते हैं और अब कितने हो गए, चलो गिनो जल्दी अभी, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इससे भी एक गायब कर दिया। अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 3 जा 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और सबसे कम किसमें रहेगा, इथिन में। इसमें तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताएंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, ज्यादा। तो क्या कहूंगा मैं, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा। और इसीलिए हम कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और वी कैन से सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट जिसमें ज्यादा है। आप गौर से देखो,
जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 4। इसमें कम हो गए सब्स्टिट्यूएंट तो अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए, और इसीलिए जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और इसलिए मैं एक सिंगल वर्ड में कह सकूंगा, मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे? वंस मोर, मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम उसमें स्टेबिलिटी कम। सो एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, stability increases, and this is about the order of stability of alkene and order of stability of carbocation, carbanion, carbon free radical and all। आशा करता हूं बच्चों आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हो, हमारे कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी का हम कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।